हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग स्कीम्स का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। तो अगर किसी ने स्कीम्स का फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो आई इंसिस्ट कि वो स्कीम का फर्स्ट पार्ट भी देखे और उसके बाद सेकंड पार्ट पर प्रोसीड करें। तो इस वीडियो में हम सारी स्कीम्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उन्हीं स्कीम्स के ऊपर कुछ हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सबसे पहली स्कीम है वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, तो ये सोलर रूफटॉप स्कीम है। ये हमें पता है कि छत पर जो आपके सोलर पैनल्स लगेंगे उससे रिलेटेड ये स्कीम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये हाल ही इसी साल में लॉन्च की गई है और इसकी जो मिनिस्ट्री है वो है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसका टारगेट है 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमें याद रखना। इट विल प्रोवाइड 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। हर महीने 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलनी है। इन्वेस्टमेंट जो एग्जैक्टली है वो है 75,021 करोड़, बट मोस्टली आप देखेंगे कि ग्रेटर देन 75,000 करोड़ मीन्स ओवर 75,000 करोड़ वुड बी रिटन इन मैनी ऑफ द न्यूज़पेपर्स एंड ऑल, बट एग्जैक्टली इट इज 75,021 करोड़। इसका जो पहले नाम था वो था पीएम सूर्य उदय योजना, उसी को तब्दील करके पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कर दिया गया है। अब हम सब्सिडीज़ की बात करें तो अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लेते हैं तो आपको 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप 2 किलोवाट का सिस्टम लेते हो आपको 60,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवाट का लेते हो उसमें 78,000 रुपये की आपको सब्सिडी मिलेगी। कोलेटर फ्री लोन आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं इनकी वेबसाइट पर, और ये आपको मिलेगा 7% के इंटरेस्ट पर। ओके, तो 7% इज़ अ वेरी वेरी लीनियंट इंटरेस्ट रेट। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अप टू 2 किलोवाट पर जो आपका सब्सिडी है वो आपको मिल रहा है 60%, और 2 किलोवाट से 3 किलोवाट पे आपको मिल रहा है 40%। उसके बाद मीन्स ये जो आपको कंसेशनल लोन मिलेंगे एट 60% पर, ये आपको सिर्फ अप टू 3 किलोवाट ही मिलेंगे। अगर आप 3 किलोवाट से बियॉन्ड लेंगे तो आपको कोलेटरल फ्री लोन 7% इतना पर नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायत शेल बी इंसेंटिवाइज टू प्रमोट रूफटॉप सोलर सिस्टम। तो जो अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत हैं वो उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा टू प्रमोट रूफटॉप सोलर सिस्टम। उसके बाद बोलता है कि इट विल डेवलप अ मॉडल सोलर विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल सोलर विलेज की स्थापना की जाएगी एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ऐड अबाउट 30 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी। तो ये कितने गीगावाट सोलर कैपेसिटी ऐड करेगा? ये 30 गीगावाट सोलर कैपेसिटी ऐड करेगा। तो इस स्कीम में हमें बस इतना ही जानना ज़रूरी था। उसके बाद हम चलते हैं हमारी सेकंड स्कीम पर। तो हमारी सेकंड स्कीम है पीएम जनमन। तो पीएम जनमन आपको पता होगा कि इट्स जनजाति आदिवासी महाअभियान, तो उससे रिलेटेड है। तो दिस इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ओके, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मीन्स कि इसमें सेंटर का भी कंपोनेंट है और इसमें स्टेट का भी कंपोनेंट है। तो इट वाज लॉन्च इन ईयर 2023, यानी कि पिछले साल इसको लॉन्च किया गया है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और उसके साथ एक कोलेबोरेशन है 9 मिनिस्ट्रीज का। तो इट हैज टू बी रिमेंबर्ड स्पेसिफिकली दैट दिस इज द कोलेबोरेशन ऑफ 9 मिनिस्ट्रीज। इसका जो फाइनेंशियल आउटले है वो है 24,104 करोड़। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज 24,104 करोड़, जिसमें कि सेंट्रल का कंपोनेंट है 15,336। ओके, सेंट्रल का कंपोनेंट है 15,336, और जो कि वो देंगे कहाँ से? अंडर डायरेक्ट एक्शन प्लान फॉर एसटी, अंडर डायरेक्ट एक्शन प्लान फॉर एसटी, यानी डीएपी एसटी। तो डीएपी एसटी से ही अपना सेंट्रल का शेयर इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें हमें ये जानना जरूरी कि इट हैज़ 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस थ्रू 9 मिनिस्ट्रीज। तो इसमें कितनी क्रिटिकल इंटरवेंशन है? 9 क्रिटिकल इंटरवेंशन, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज द कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ 75 पीवीटीजीज। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि 75 पीवीटीजीज का कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भी रिसेंटली आपको देखा होगा कि फर्स्ट हाउस वाज कंप्लीटेड इन द रिकॉर्ड टाइम इन 30 डेज। तो अंडर पीएम जनमन पहला हाउस 30 दिन में बना दिया गया था। पहली रोड कंस्ट्रक्शन हुई थी बारन डिस्ट्रिक्ट, जो कि राजस्थान में है, वो भी 30 दिन के अंदर अंदर। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बारन डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी स्टेट के अंदर आती है? बारन डिस्ट्रिक्ट कम्स अंडर राजस्थान। उसके बाद हमारे पास हम 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस को डिस्कस करते हैं कि 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज द पक्का हाउसेस। तो द टारगेट इज 4.9 लैक्स। टारगेट फॉर पक्का हाउसेज इज 4.9 लैक्स, ये हमें याद करना बहुत जरूरी है। उसके बाद कनेक्टिंग रोड। तो कनेक्टिंग रोड का टारगेट है 8,000 किलोमीटर। उसके बाद पाइप्ड वाटर सप्लाई की बात करूँ तो सारे पीवीटीजी हैबिटेशंस को पाइप्ड वाटर सप्लाई देना है। कम्युनिटी वाटर सप्लाई की बात करूँ तो 2,500 विलेजेस में कम्युनिटी वाटर सप्लाई देना है। मोबाइल मेडिकल यूनिट यानी कि एमएमयूज कितनी है? एमएमयूज का टारगेट है 1000।
यानी कि 10 पर डिस्ट्रिक्ट। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स का टारगेट है 500। वोकेशनल एजुकेशन स्किलिंग का टारगेट है 60 एक्सप्रेशनल पीवीटीजी ब्लॉक्स। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द वोकेशनल एजुकेशन स्किलिंग का टारगेट क्या है? 60 एक्सप्रेशनल पीवीटीजी ब्लॉक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर इज 2500। कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज सेंटर इज 1000। एनर्जाइजेशन फॉर 57,000 हाउसहोल्ड्स एंड 0.3 किलोवाट सोलर ऑफ ग्रिड फॉर 1 लाख हाउसहोल्ड्स। उसके बाद स्ट्रीट लाइटिंग आपको करनी है 1500 यूनिट्स की। वन धन विकास स्कीम यानी कि VDVK इज 500। मोबाइल टावर्स आपको करने हैं 3000 विलेजेस में। सो इट कंप्राइज बोथ सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। एंड दिस द पोर्टल वुड बी ऑन द PM गति शक्ति पोर्टल। तब आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि PM जनमन का जो पोर्टल होगा वो PM गति शक्ति पोर्टल प्लेटफॉर्म पर होगा। तो इसको हम 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि हमें बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा कि पक्का हाउसेस का टारगेट हमारे पास है 4.9 लाख। कनेक्टिंग रोड का हमारे पास टारगेट है 8000 किलोमीटर। कम्युनिटी वाटर सप्लाई का टारगेट है 2500 विलेजेस। मोबाइल मेडिकल यूनिट का टारगेट है 1000। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल का टारगेट है 500। वोकेशनल एजुकेशन स्किलिंग का टारगेट है 60 एस्पिरेशनल पीवीटीजी ब्लॉक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स का टारगेट है 2500। कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज सेंटर का टारगेट है 1000। एनर्जाइजेशन फॉर 57,000 हाउसहोल्ड्स एंड 0.3 किलोवाट सोलर ऑफ ग्रिड फॉर 1 लाख हाउसहोल्ड्स। उसके बाद स्ट्रीट लाइटिंग का टारगेट है 1500 और वन धन विकास केंद्र का टारगेट है 500 और मोबाइल टावर्स का टारगेट है 3000। मोबाइल टावर का टारगेट है 3000 विलेजेस। तो इसी के साथ ये स्कीम भी हमने बहुत अच्छे से कवर कर ली है। अब हम चलते हैं हमारी नई स्कीम पर। उसके बाद आपकी स्कीम है PM उषा। ठीक है, उषा इज व्हाट? उच्चतर शिक्षा अभियान। दिस इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो एग्जिस्टिंग स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको ही हमें इम्प्रूव करना है अंडर उच्चतर शिक्षा अभियान। तो उच्चतर शिक्षा अभियान वाज आल्सो लॉन्च इन द प्रीवियस ईयर लाइक PM जनमन। और PM उच्चतर शिक्षा की बात आ रही तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगी, कोई सोचने वाली बात नहीं है। इसकी कंपोनेंट्स क्या है? उन कंपोनेंट्स के नंबर जो है वो बहुत याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके कंपोनेंट्स हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी यानी मेरू। तो हाउ मेनी मेरूज टू बी सेटअप? तो 35 मेरूज टू बी सेटअप। ग्रांट्स टू strengthen universities is 73 and grants to strengthen colleges would be 401. New model degree colleges, so it is to remember that new model degree colleges where there are no government or government aided institutions, so new model degree colleges will take place there and that to 40 number. Gender inclusion and equity initiatives of 50 districts. तो एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे से याद हो जाए। अगर मैं मेरू की बात करूं तो मेरू टोटल कितनी बताइए? मेरू है टोटल 35। ग्रांट्स टू स्ट्रेंथन यूनिवर्सिटीज कितनी? 73। ग्रांट्स टू स्ट्रेंथन कॉलेजेस कितना? 401। द न्यू मॉडल डिग्री कॉलेजेस वुड भी कितना? 40। और ये कहाँ पर मॉडल डिग्री कॉलेजेस होने? जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन नहीं है। जेंडर इंक्लूजन एंड इक्विटी इनिशिएटिव्स कितने डिस्ट्रिक्ट्स में होना है? जेंडर इंक्लूजन एंड इक्विटी इनिशिएटिव्स होना है 50 डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके बाद हम बात करते हैं कि रूसा। PM उषा का पुराना नाम था रूसा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और रूसा के फेजेस कब कब स्टार्ट हुए थे? जैसे जो PM उषा है वो 2023 में लॉन्च हुआ था, पर जो रूसा है वो पहले से चलता आ रहा है। तो रूसा का फेज 1 था 2013 में और रूसा का फेज 2 था 2018 में। 2013 और 2018 हमें ये याद रखना है। PM उषा केटर्स टू 5 पिलर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 5 पिलर्स को ये कवर अप करता है PM उषा, विच इज एक्सेसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी एंड इक्विटी। क्या क्या? एक्सेसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी एंड इक्विटी। प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ फोकस डिस्ट्रिक्ट। तो प्रायोरिटी कितने को दी जाएगी? 50% ऑफ द फोकस डिस्ट्रिक्ट्स, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। इंस्टीट्यूशंस वुड बी फैसिलिटेटेड टू फॉर्म अलायंसेज विद पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग। तो इंस्टीट्यूशंस को इसके साथ फैसिलिटेट किया जाएगा अलायंसेज करने के लिए, विच इज पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग एंड UGC विच इज यूनियन ग्रांट कमीशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर फॉर रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है जी, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी का है एक मिशन और एक है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। ओके जी, ये हमें याद रखना है। उसके बाद बोल रहे कि कन्वर्जन ऑफ सिंगल स्ट्रीम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इनटू मल्टीपल स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन। बोल रहे कि सिंगल स्ट्रीम को मल्टीपल स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करना है। जो जिनकी भी सिंगल स्ट्रीम्स हैं हायर एजुकेशन की, उनको मल्टीपल स्ट्रीम्स में इसको कन्वर्ट करना है। ये सिंगल स्ट्रीम है तो उसको मल्टीपल स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है। ओके, अब बोल रहे मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम होना चाहिए। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम,
एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट वुड बी सपोर्टेड एंड प्रायोरिटाइज्ड। तो उसमें क्या क्या चीज सपोर्ट होगी, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम होगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मींस अब बच्चे अपने हिसाब से उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं और उसी के हिसाब से उनकी क्रेडिट मार्किंग होगी। तो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड वुड बी सपोर्टेड एंड प्रायोरिटाइज्ड। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं हमारी नई स्कीम पर, विच इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम विच इज PLI फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। तो देखिए ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें मिनिस्ट्री कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि फर्स्ट PLI ऑटोमोटिव सर्टिफिकेट दिया गया है। फर्स्ट PLI ऑटोमोटिव सर्टिफिकेट किसको दिया गया है, ओला इलेक्ट्रिक को। उसके बाद लॉन्च, ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी, PLI फॉर ऑटोमोटिव एंड ऑटो कंपोनेंट, इट वाज लॉन्च इन 2021 और ये टेन्यूर इसका कब तक है, इट इज वैलिड टिल फिस्कल ईयर 2028। ठीक है, इट इज वैलिड टिल फिस्कल ईयर 2028। इट वाज लॉन्च इन 2021 एंड इट इज वैलिड टिल फिस्कल ईयर 2028। आउटले इज 25,938 करोड़ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। उसके बाद हम उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करते हैं। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दिस इज ओपन टू बोथ एग्जिस्टिंग ऑटोमोटिव कंपनीज एज वेल एज द न्यू इन्वेस्टर्स। तो जो एग्जिस्टिंग ऑटोमोटिव कंपनीज है उनके लिए भी ये स्कीम है और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी ये स्कीम है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर अगर मैं बात करूं तो जो एग्जिस्टिंग है उनके में दो हमारे पास कंपोनेंट है, यानी कि ऑटो OEM एंड ऑटो कंपोनेंट। OEM इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो ऑटो OEM में उनके पास मिनिमम 10,000 करोड़ होना चाहिए और ऑटो कंपोनेंट में उनके पास मिनिमम 500 करोड़ होना चाहिए। OEM में मिनिमम 10,000 करोड़ और ऑटो कंपोनेंट में मिनिमम 500 करोड़। और जो न्यू है, जो नई और न्यू नॉन ऑटोमोटिव है उनके लिए क्या टारगेट, उनके लिए क्या क्राइटेरिया, उनके लिए 1000 करोड़ बेस्ड ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2021। तो जो नए हैं उनके लिए कितना होना चाहिए, उनके लिए 1000 करोड़ है और जो ऑटो OEM है उनके लिए 10,000 करोड़ है और जो ऑटो कंपोनेंट है उनके लिए 500 करोड़ है। ये हमें बहुत याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ऑटो OEM में आपको याद रखना है मिनिमम 10,000 करोड़, ऑटो कंपोनेंट में आपको याद रखना है मिनिमम 500 करोड़, न्यू नॉन ऑटोमोटिव में आपको याद रखना है 1000 करोड़ बेस्ड ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2021। ओके, ये लाइन पर वो बोल रहा है कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ मिनिमम 10% फॉर फर्स्ट ईयर। तो क्या रिक्वायरमेंट है कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 10%। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होनी चाहिए ऑफ मिनिमम 10% फॉर फर्स्ट ईयर एंड देयर आफ्टर फॉर 4 years हैज टू बी अचीव टू क्लेम इंसेंटिव। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लेम दे विल क्लेम इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एंड इट हैज टू बी मिनिमम 10%। तो ये हमें याद रखना है कि मिनिमम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हैज टू बी 10%। इंसेंटिव एप्लीकेबल फॉर 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम फिस्कल ईयर 2024। तो आपको ध्यान रखना है कि इंसेंटिव जो है इट इज एप्लीकेबल फॉर 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स विच विल स्टार्ट फ्रॉम फिस्कल ईयर 2024। फिस्कल ईयर 2024 से 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होंगे एंड इट विल नॉट गो बियॉन्ड 31 मार्च 2028। तो आपको ध्यान रखना है कि इट विल नॉट गो बियॉन्ड 31 मार्च 2028 और इसका टेन्योर भी इस स्कीम का फिस्कल ईयर 2028 तक ही हमें पता होना चाहिए। डिसबर्समेंट ऑफ इंसेंटिव विल टेक प्लेस इन फिस्कल ईयर 2025। देखो ये क्या बोल रहा है कि इंसेंटिव्स तो आपके एप्लीकेबल होंगे जब कब से, फिस्कल ईयर 2024 से, पर जो आपका डिसबर्समेंट होगा वो होगा फिस्कल ईयर 2025 से। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, चैंपियन OEM इंसेंटिव स्कीम और कंपोनेंट चैंपियन इंसेंटिव स्कीम। ठीक है जी, तो चैंपियन OEM और चैंपियन कंपोनेंट चैंपियन। तो OEM में मैंने आपको बता रखा है कि OEM में आपका कितना होना चाहिए, 10,000 करोड़ का उन्होंने दिया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कंपोनेंट चैंपियन में इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 500 करोड़ रुपए है। उसके बाद हम रोड टैप की बात करते हैं विच इज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स एंड दिस विल बी वैलिड टिल 30 सितंबर 2024। तो ये कब तक वैलिड है, आपको याद रखना है कि दिस इज वैलिड टिल 30 सितंबर 2024। ये लॉन्च हुआ था 2021 में, रोड टैप वाज लॉन्च इन 2021 और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड दिस इज एडमिनिस्टर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब देखिए ई स्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट है, ई स्क्रिप्ट हमें पता होनी चाहिए दैट ई स्क्रिप्ट वुड बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ द कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी के पेमेंट के लिए यूज होगी एंड इशुएंस ऑफ रिबेट इट इन द फॉर्म ऑफ द ट्रांसफरेबल ड्यूटी विच इज नोन एज ई स्क्रिप्ट। ओके, तो ई इशुएंस ऑफ रिबेट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफरेबल ड्यूटी विच विल बी नोन एज ई स्क्रिप्ट एंड ई स्क्रिप्ट इज वैलिड फॉर 1 year। ठीक है जी, तो इशुएंस ऑफ रिबेट, रिबेट किस फॉर्म में इशू होगा, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफरेबल ड्यूटी जिसको हम कहते हैं ई स्क्रिप्ट एंड ई स्क्रिप्ट इज वैलिड फॉर 1 year।
रेमिशन ऑफ अरेयर्स ऑन कंटिंजेंट लाइबिलिटीज इज नॉट परमिसिबल टू बी कैरिड ओवर टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्या बोल रहा है? रेमिशन ऑफ अरेयर्स, तो अरेयर्स का रेमिशन ऑन कंटिंजेंट लाइबिलिटीज इज नॉट परमिसिबल। तो हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि रेमिशन ऑफ अरेयर्स ऑन कंटिंजेंट लाइबिलिटीज इज नॉट परमिसिबल टू बी कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो अरेयर्स का रेमिशन है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा कंटिंजेंट लाइबिलिटीज के केस में। तो इसने किस स्कीम को रिप्लेस किया है? इसने स्कीम को रिप्लेस किया है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, विच इज MEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। उसके बाद हम बात करते हैं कि रोड टैप रेट्स वुड बी नोटिफाइड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर GK पिलाई कमेटी। तो जो रोड टैप के रेट्स हैं वो कौन सी कमेटी रिकमेंड करेगी? GK पिलाई। तो GK पिलाई जी की जो कमेटी है वो इस रोड टैप के रेट्स को नोटिफाई करेगी। एंड दिस इज टू ऑपरेट इन द बजटरी फ्रेमवर्क ईच ईयर। तो दिस विल ऑपरेट इन द बजटरी फ्रेमवर्क ईच ईयर, ये हमें पता होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव इज टू रिफंड currently unrefunded duties, taxes, levies at central, state और local level borne on exported product। तो क्या क्या चीज हमें द टारगेट क्या है? द टारगेट इज टू रिफंड द अनरिफंडेड विच ड्यूटीज, टैक्सेस, लेवाइज एट सेंटर पे हो, चाहे स्टेट पे हो, चाहे लोकल लेवल पे हो, बॉर्न ऑन द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। तो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट पे जितना भी ड्यूटीज, टैक्स, लेवाइज लग रहा हो, चाहे सेंटर में, स्टेट में या लोकल लेवल पे, वो सब आपका रिफंड किया जाएगा। तो उसकी कंपोनेंट्स क्या क्या है? द कंपोनेंट इज टू रिम्बर्स द इनपुट टैक्स एंड ड्यूटीज। तो इट इज WTO compliant, which is World Trade Organization compliant. It is automatic refund route, so it is automatic refund route, avoid double taxation avoid करता है। एंड द अटेम्प्ट टू रिवर्स एक्सपोर्ट फॉल, तो अगर एक्सपोर्ट फॉल होता है तो उसको भी रिवर्स करने के काम ही आ सकता है। तो हमें ये याद रखना है रोड टैप के अंदर। अब हम बात करते हैं PM उज्ज्वला योजना। PM उज्ज्वला योजना की हम बात करते हैं तो इसमें सब्सिडी कितने रुपए मिल रहा है? सब्सिडी ऑफ 300 रुपये पर सिलेंडर अप टू 12 रिफिल्स। तो ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2016 में। कहाँ से लॉन्च हुआ था? ये हुआ था बलिया, उत्तर प्रदेश से। अब इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑब्वियसली जब ये गैस वगैरह से लिंक्ड है तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आ जाएगा। अब कौन सी वुमेन एलिजिबल हैं? जो कि वुमेन 18 साल से ऊपर हैं वो वुमेन एलिजिबल हैं। अब बोल रहा है कि इन केस ऑफ नो एडल्ट फीमेल मेंबर LPG कनेक्शन कैन नॉट बी इशूड। तो इस उज्ज्वला योजना के तहत अगर आपके घर में कोई फीमेल मेंबर नहीं है, एडल्ट फीमेल मेंबर नहीं है, तो उस केस में आपको LPG कनेक्शन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, कि अगर आपकी बच्ची छोटी है आप उसके नाम पर ये उज्ज्वला योजना के तहत आप LPG कनेक्शन नहीं ले सकते। फाइनेंशियल सपोर्ट आपको कितना मिलेगा? 1600 रुपये मिलेगा। कितने केजी सिलेंडर के लिए? 14.2 केजी सिलेंडर के लिए आपको 1600 रुपये मिलेगा। 1150 रुपये मिलेगा आपको 5 केजी सिलेंडर के लिए। तो 1600 फॉर 14.2, 1150 फॉर 5 केजी सिलेंडर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। अब बोले 75 लाख एडिशनल LPG कनेक्शंस टू बी रिलीज इन 3 ईयर्स फ्रॉम फिजिकल ईयर 24 से 26। तो कितने लाख आपको एडिशनल LPG कनेक्शंस मिलेंगे 24 से 26 में? 75 लाख एडिशनल LPG कनेक्शंस टू बी रिलीज इन 3 ईयर्स फ्रॉम फिजिकल ईयर 24 टू 26। एंड इसमें बोल रहा है कि माइग्रेंट्स नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट राशन कार्ड बट सेल्फ डिक्लेरेशन। तो जो माइग्रेंट्स होंगे उनको कोई भी राशन कार्ड देने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना जरूरी है। और राशन कार्ड से हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि उनके कितने फैमिली कंपोजिशन क्या है, बस यही इसके लिए हमें राशन कार्ड चाहिए। अब बोल रहा है कि आधार बेस्ड CKYC इज मैंडेटरी फॉर एनरोलमेंट। तो आधार बेस्ड CKYC जो है वो मैंडेटरी है, एक्सेप्ट कहाँ पर? एक्सेप्ट इन द स्टेट्स ऑफ आसाम एंड मेघालय। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हर जगह पर आधार बेस्ड CKYC होना मैंडेटरी है, पर इसके एक्सेप्शन हमें याद करना बहुत जरूरी है, विच इज आसाम एंड मेघालय। आसाम एंड मेघालय, ओके। अब हम चलते हैं हमारी नई स्कीम पर। वो बोलती है विच इज RP-TWAS, मीन्स रिवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम। रिवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम। तो ये RP-TWAS अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। ठीक है, ये रिसेंटली लॉन्च हुई स्कीम है, यानी कि 2024 में लॉन्च हुई है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो भी हो वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में आता है, आपको ये पता होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी इज फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद टर्नओवर लेस देन 500 करोड़। तो अगर आपका जो टर्नओवर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे और इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी MSME को। इंसेंटिव इसमें मैक्सिमम 1 करोड़ पर यूनिट है। आपको याद रखना है कि इसमें इंसेंटिव कितना है? इंसेंटिव आपको मिलेगा 1 करोड़ पर यूनिट मैक्सिमम। ठीक है जी, और उसका टर्नओवर कितने से कम होना चाहिए? एलिजिबिलिटी के लिए 500 करोड़ से कम होना चाहिए।
और इसमें मैक्सिमम इंसेंटिव आपको 1 करोड़ पर यूनिट मिलेगा। एवरेज अब इंसेंटिव्स की देखो, इंसेंटिव्स आपको टर्नओवर के हिसाब से मिलेगा। अगर आपका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है तो आपको इंसेंटिव मिलेगा 20%, 50 करोड़ से 250 करोड़ है तो आपको इंसेंटिव मिलेगा 15%, अगर 250 करोड़ से 500 करोड़ है तो आपको इंसेंटिव मिलेगा 10%। यानी कि 20, 15, 10% आपको ऐसे ऐसे करके मिलेगा। टर्नओवर लेस देन 50, 50 से 250, 250 से 50, 500, तो 20, 15, 10 ऐसे करके आपको याद रखना है। इट प्रोवाइड्स सब्सिडीज ऑन रिम्बर्समेंट बेसिस। तो किसके बेसिस पर ये करता है कि रिम्बर्समेंट बेसिस, ये पहले खर्च करो उसके बाद आपको रिम्बर्समेंट मिलता है। तो इट प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन रिम्बर्समेंट बेसिस। उसके बाद हम बात करते हैं पीएम बीजेपी। तो पीएम बीजेपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसके नाम में जब बीजेपी आ जाता है तो पीएम बीजेपी क्या, इसका मूल्य काफ़ी बढ़ जाता है। तो मेमोरेंडम ऑफ दिस व्हाट, इट इज़ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सिडबी एंड PMBI विच इज़ द फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो PMBI और सिडबी के एक तहत मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से ये क्या करेगा, क्रेडिट लिमिट देगा अप टू 2 लाख और 80% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट दे सकता है अप टू 4 लाख। तो इसमें क्या क्या कितने रुपए का आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगी, आपको 2 लाख, और लोन आपको मिल सकता है 80% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू 4 लाख। तो 2 लाख 4 लाख ऐसे करके आपको याद रखना है। मेडिसिन लिस्टेड इन प्रोडक्ट लिस्ट ऑफ पीएम बीजेपी आर प्रोक्योर्ड ओनली फ्रॉम WHO GMP सर्टिफाइड सप्लायर्स। तो जो भी आपकी मेडिसिन लिस्ट होगी पीएम बीजेपी में, दे हैज टू बी प्रोक्योर्ड ओनली फ्रॉम द WHO GMP सर्टिफाइड सप्लायर्स फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो GMP क्या है, दिस इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो WHO GMP सर्टिफाइड सप्लायर से ही हमें इसको प्रोक्योर करनी है इनकी सारी दवाइयाँ। उसके बाद बोला और पहले देखिए ये जो स्कीम है ये 2008 में लॉन्च हुई थी, किस नाम से, जन औषधि स्कीम के नाम से। जन औषधि स्कीम के नाम से इसको लॉन्च किया गया था 2008 में। उसके बाद इसको रिवैम्प किया गया, जन औषधि योजना में कर दिया गया 2015 में। उसके बाद ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसका नामकरण हुआ था 2016 में। तो पीएम बीजेपी का नाम असल में कौन से सन में हुआ था, पीएम बीजेपी का नाम असल में हुआ था 2016 में, पर इसका जो लॉन्च है वो हुआ था एज जन औषधि स्कीम 2008 में। उसको रिवैम्प किया गया जन औषधि योजना के रूप में 2015 में, और देन पीएम बीजेपी इन 2016। ठीक है जी। उसके बाद बोल रहा है आपका इसमें इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी होगी, इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, PMBI। द टारगेट क्या है, द टारगेट इज टू इंक्रीज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। तो जन औषधि केंद्र है, इनको हमें बनाना है 25,000 बाई मार्च 2026। तो मार्च 2026 तक हमें कितने पीएम जन औषधि केंद्र करने हैं, पीएम जन औषधि केंद्र हमें करने हैं 25,000 बाई मार्च 2026। ठीक है जी, हमें याद रखना है कि 25,000 बाई 2026 तक हमें जन औषधि केंद्र तैयार करने हैं। केंद्र ओनर्स प्रोवाइड 20% मार्जिन ऑन MRP। तो केंद्र ओनर्स को कितना परसेंट मार्जिन प्रोवाइड करना है MRP पर, 20% मार्जिन ऑन MRP। अब बोला इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू केंद्र ओनर्स हैज बीन एनहांस फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख। तो केंद्र ओनर्स को इंसेंटिव कितना मिलेगा, 5 लाख रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा एट 15% ऑफ मंथली परचेज मेड सब्जेक्टेड टू सीलिंग ऑफ 15,000 पर मंथ। ओके, तो उनको किस बेसिस पे मिलेगा, 15% ऑफ मंथली परचेज मेड सब्जेक्टेड टू सीलिंग ऑफ 15,000 पर मंथ। तो महीने का उनका कितना लिमिट लगाइए, 15,000 रुपये पर मंथ आपका लिमिट लगाइए, और कितने उसमें मिलेगा, 15% ऑफ द मंथली परचेजेस। ओके, और इंसेंटिव उनका कितना इंक्रीज कर दिया गया, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए इंक्रीज कर दिया गया है। अब बोला एडिशनल 2 लाख इंसेंटिव्स फॉर स्टोर्स ओपन इन स्पेसिफाइड एरिया और बाय स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पीपल। यानी कि मान लो जो एरिया, मान लो कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, अगर इन जगह पर कोई मतलब स्टोर खोलता है तो उसको 2 लाख इंसेंटिव अलग से मिलेंगे, या फिर कोई अलग से कैटेगरी खोलती है जैसे SC ST अलग से कोई कैटेगरी अगर इनका उद्घाटन करती है तो उनको 2 लाख रुपए अलग से तो मिलेंगे। अब बोला कि केंद्रास विच आर रन बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स दिव्यांगजन SC ST गेट्स एन अमाउंट ऑफ 2 लाख एज ए स्पेशल इंसेंटिव इन एडिशन टू द नॉर्मल इंसेंटिव। तो चाहे वुमेन एंटरप्रेन्योर हो, चाहे दिव्यांगजन हो, चाहे SC ST हो, ये दे विल गेट 2 लाख एडिशनल इंसेंटिव इन एडिशन टू द नॉर्मल इंसेंटिव। तो हमें ये बात भी याद रखनी है। अब उसके बाद आता है आपकी आदिति स्कीम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है। एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आइडेक्स। क्या नाम है, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आइडेक्स। एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आइडेक्स। तो आदिति हमें याद हो गया है। अब ये भी जो है RP तुआस की तरह ये भी इसी साल लॉन्च हुई है 2024 में। देखिए जब ऑब्वियसली
डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी आईडेक्स की जहां बात आ रही है तो ऑब्वियसली इसको कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको हैंडल कर रही है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, विच इज DIO, विच इज डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। द टारगेट इज टू डेवलप 30 डीप टेक क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। तो कितनी डीप टेक क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज हमें बनानी है, 30। टेन्यूर कितना रहेगा, टेन्यूर रहेगा मात्र 3 साल, 3 साल का इसका टेन्यूर रहेगा, विच इज फिजिकल ईयर 24 से 26 तक। आउटले इसमें रहेगा 750 करोड़, तो आउटले इसका कितना रहेगा 750 करोड़, ये हमें याद रखना है। फॉर इंक्यूबेटर्स दे मस्ट बी इन ऑपरेशन फॉर मिनिमम 5 ईयर्स। तो इंक्यूबेटर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो अपने ऑपरेशन फॉर मिनिमम 5 साल तक उनको ऑपरेट करते हुए रहना है। और एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 रिलेटेड स्टार्टअप्स, तो उन्होंने कम से कम 10 स्टार्टअप्स को खड़ा करा हो, ठीक है, इतना उन्होंने। और मिनिमम और क्या है कि और जो 5 स्टार्टअप्स हैं वो कम से कम पिछले 3 साल में उन्होंने करे हों खड़े। और PIs क्या है, PIs आर पार्टनर इंक्यूबेटर्स, ठीक है। दे शुड बी रजिस्टर्ड इन इंडिया एज लीगल एंटिटी, तो दे शुड बी रजिस्टर्ड इन इंडिया एज लीगल एंटिटी एंड हैव रिसीव्ड ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पार्टनर इंक्यूबेटर्स वो होंगे जिन्होंने ग्रांट रिसीव किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एंड दे आर रजिस्टर्ड इन इंडिया एज अ लीगल एंटिटी। तो इसमें आपको ग्रांट देखो, ग्रांट्स कितना मिलेगा, ग्रांट्स इसमें आपको मिलेगा अप टू 50% ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट बजट, तो अप टू 50%, मैक्सिमम 25 करोड़ पर एप्लीकेंट, ठीक है जी। तो आपको ग्रांट कितना मिलेगा, अप टू 50% विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25 करोड़, अप टू 50% मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25 करोड़। तो इसमें लगभग 17 चैलेंजेस हैं, जिसमें कि आर्मी के 3 हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के 5-5 और डिफेंस स्पेस एजेंसी के 4 हैं, ठीक है। ऐसे करके टोटल 17 चैलेंजेस हैं इसमें। अब देखिए क्या बोला कि अदिति स्कीम विल इनकॉर्पोरेट द आईडेक्स प्राइम कैटेगरी ऑफ चैलेंजेस। तो जो आईडेक्स प्राइम कैटेगरी ऑफ चैलेंजेस है, अदिति स्कीम उसको इनकॉर्पोरेट करेगा। द फ्रेश अदिति चैलेंज विल बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर क्लोजर ऑफ प्रीवियस चैलेंज। तो आपको नया अदिति चैलेंज दिया जाएगा जब आपका जो पहला प्रीवियस चैलेंज है वो क्लोज हो गया हो। और बोला कि एन एप्लीकेंट कैन बी अवॉर्डेड 1 अदिति चैलेंज एट अ टाइम। तो एप्लीकेंट को एक अदिति चैलेंज एक बार में मिलेगा। It is expected that 20% of the critical and advanced technologies developed will reach productionization state। तो जो आप मैंने आपको क्या बोला था कि 30 डीप क्रिटिकल स्ट्रेटेजीज हमें तैयार करनी है, तो उनमें से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 20%, मात्र 20% यानी कि 1/5 ऑफ द क्रिटिकल एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप विल रीच प्रोडक्शनाइजेशन स्टेज। तो जितने वो होंगे आपके डीप क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, उनमें से सिर्फ 20% ही प्रोडक्शनाइजेशन स्टेजेस पर पहुंचेंगे। अब बोल रहा है कि प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड फॉर इनोवेशन इन डिफेंस सेक्टर आर अदिति चैलेंजेस। तो जो डिफेंस सेक्टर में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की जा रही हैं उन्हीं को अदिति चैलेंजेस बोल रहे हैं। द सपोर्ट प्रोविजन फॉर अप टू 2 विनर्स इन ईच चैलेंज। तो जितने जैसे आपके 17 चैलेंज हैं, तो हर एक चैलेंज में 2 विनर्स का इन्होंने बात करी है। तो हर एक चैलेंज में 2 विनर्स ये लोग देंगे। और 17 चैलेंज में कौन कौन से हैं, आपके 5 नेवी के, 5 एयरफोर्स के, 3 आर्मी के और आपके क्या कहते हैं 4 जो हैं वो आपके डिफेंस स्पेस एजेंसी के। अब आपके पास देखिए ये स्कीम आ गई, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम, NMEOOP, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम। तो इसमें हमें ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से मतलब है कि इसमें सेंटर का भी कंपोनेंट होगा, इसमें स्टेट का भी कंपोनेंट होगा। तो हमें याद रखना जरूरी है कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब देखिए रिसेंटली इसका न्यूज आई थी कि फर्स्ट ऑयल प्रोसेसिंग मिल वाज इनॉग्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। कहाँ इनॉग्रेट हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च हुई थी 2021 में। अब इसकी जो मिनिस्ट्री आ जाती है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। द टारगेट क्या है, द टारगेट इज टू इंक्रीज एरिया ऑफ ऑयल पाम टू 10 लाख हेक्टेयर। तो 10 लाख हेक्टेयर तक आपको इंक्रीज करना है एरिया बाय फिजिकल ईयर 2026। तो 10 लाख हेक्टेयर तक आपको करना है बाय फिजिकल ईयर 2026, यानी कि 1 मिलियन हेक्टेयर्स बाय फिजिकल ईयर 2026। 1 मिलियन को ही 10 लाख बोलते हैं, या इसको ऐसे याद कर लो 10 लाख हेक्टेयर बाय फिजिकल ईयर 26, या इसको ऐसे याद कर लो 1 मिलियन हेक्टेयर बाय 2026। अब बोला कि इंक्रीज ऑफ 1.7 टू 1.8 मिलियन हेक्टेयर बाय फिजिकल ईयर 2030। आपको 1 मिलियन तो करना है फिजिकल ईयर 2026 तक, और 1.7 से 1.8 मिलियन करना है आपको 2030 तक। तो आपको ये सब बातें भी याद रखनी है कि 1 मिलियन बाय फिजिकल ईयर 2026, 1.7 टू 1.8 मिलियन हेक्टेयर बाय फिजिकल ईयर 2030। अब बोला इंक्रीज इन क्रूड palm oil production to 11.20 lakh टन बाय फिजिकल ईयर 2026। तो 11.2 लाख टन
आपको प्रोडक्शन करना है बाय फिजिकल ईयर 2026 और 28 लाख टन करना है आपको बाय फिजिकल ईयर 2029। तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा हो गया। पहले तो आप उसका एरिया को याद रखो। एरिया इज 1 मिलियन हेक्टेयर बाय फिजिकल ईयर 2026। उसके बाद 1.7 टू 1.8 मिलियन हेक्टेयर बाय फिजिकल ईयर 30। उसके बाद उनका जो प्रोडक्शन करना है 11.2 लाख टन्स बाय फिजिकल ईयर 26 और उसके बाद 28 टन बाय फिजिकल ईयर 29। 11.2 और 28, ठीक है, आपको ऐसे करके इसको याद रखना है, 11.2 और 28 लाख टन्स। कंजम्पशन लेवल कितना पहुंचाना है आपको? कंजम्पशन लेवल आपको पहुंचाना है 19 kg पर पर्सन पर एनम टिल फिजिकल ईयर 2026। तो कितना आपको कंजम्पशन लेवल पहुंचाना है कि 19 kg पर पर्सन पर एनम टिल फिजिकल ईयर 2026। अब इसका टेन्योर देखिए, टेन्योर इसका है 5 साल यानी कि 22 से 26। तो आपको याद रखना है कि टेन्योर ऑफ NMEOP इज 5 years फ्रॉम 22 टू 26। इसका फाइनेंशियल आउटले है 11,040 करोड़। NMEOP का फाइनेंशियल आउटले है 11,040 करोड़। रिसोर्सेज ईयर मार्क, तो SC के लिए रिसोर्सेज ईयर मार्क करे गए 17%, ST के लिए रिसोर्सेज ईयर मार्क करें 8%। तो 17 और 8 करके आपको ऐसे याद रखना है। अब बोला कि स्पेशल असिस्टेंस फॉर प्लांटिंग मटेरियल एंड मैनेजमेंट, तो प्लांटिंग मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 70,000 रुपये पर हेक्टेयर दिया जाएगा। और अगर प्लांटिंग मटेरियल मैनेजमेंट और टॉपोग्राफिकल चैलेंजेस भी आ जाते हैं उसकी कंडीशन में, तो उस केस में आपको 1 लाख पर हेक्टेयर दिया जाएगा। 2,90,000 दिया जाएगा आपको हार्वेस्टिंग टूल्स के लिए। या आपको याद रखना है कि हार्वेस्टिंग टूल्स के लिए आपको कितना रुपए दिया जाएगा? 2,90,000 रुपये आपको हार्वेस्टिंग टूल्स के लिए दिया जाएगा। अब बोला असिस्टेंस फॉर 25 लाख फॉर कस्टम हायरिंग सेंटर्स। कस्टम हायरिंग सेंटर्स के लिए आपको 25 लाख दिया जा रहा है। उसके बाद बोला कि स्पेशल फोकस नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए स्पेशल फोकस है। इसमें इसका जो सनसेट क्लॉज है वो है नवंबर 2037 तक। मीन्स ये जो स्कीम रहेगी ये स्कीम 2037 तक वैलिड रहेगी, नवंबर 2037 तक। ये सनसेट क्लॉज इसलिए होता है ताकि जो आपकी स्कीम्स हैं और जो आपके प्रोविजंस हैं, लॉज हैं, इनको आप रेगुलरली फ्रिक्वेंट चेक्स पर इसको रिवाइज कर सको। तो इसका सनसेट क्लॉज कब है? इसका सनसेट क्लॉज है नवंबर 2037। State government may include activities under Flexi Fund which are not covered under NMEOP within 10% of the total allocation। तो जो जितना भी आपका अलोकेशन होगा उसका 10% जो है स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ को फ्लैक्सी फंड में इंक्लूड कर सकती हैं विच आर नॉट कवर्ड इन दिस स्कीम, और वो भी कितने अमाउंट तक? विद इन 10% ऑफ द टोटल अलोकेशन। ओके जी। अब बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गिव प्राइस अश्योरेंस टू ऑयल पाम फार्मर्स फॉर फ्रेश फ्रूट बंचेस एज वायबिलिटी प्राइजेस। तो उसमें प्राइस अश्योरेंस देना पड़ेगा फॉर ऑयल पाम फार्मर्स को एज वायबिलिटी प्राइस, ठीक है, फॉर फ्रेश फ्रूट बंचेस। ओके जी। तो वायबिलिटी प्राइस आपको याद रखना है कि वायबिलिटी प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी फॉर द ऑयल पाम फार्मर्स फॉर फ्रेश फ्रूट बंचेस। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारी जो स्कीम्स हैं वो कवर हो गई हैं। अब हम चलते हैं हमारे MCQs की ओर। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। वो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉम्पोनेंट अंदर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। तो PM उषा के अंडर कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है? तो देखिए आपको ये याद रखना है कि देखिए न्यू मॉडल स्कूल था, नहीं था। न्यू मॉडल डिग्री कॉलेजेस था, न्यू मॉडल डिग्री कॉलेजेस था। आपको याद रखना है कि न्यू मॉडल डिग्री कॉलेजेस था, न्यू मॉडल स्कूल नहीं था। और जो कि न्यू मॉडल डिग्री कॉलेजेस कितने होने चाहिए थे? 40 का नाम बोला था। मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट बिल्कुल था, ये शायद 35 नंबर थे। और ग्रांट्स टू स्ट्रेंथ यूनिवर्सिटीज़ था, ये भी था। ये इसमें आपको 73 यूनिवर्सिटीज़ का बोला गया था। कॉलेजेस में आपको 101 के लिए बोला गया था, ठीक है। और जेंडर इंक्लूजन इक्विटी इनिशिएटिव्स भी था। तो इसमें आपका जो कौन सा हो गया आंसर? न्यू, ये आपका गलत है आंसर। तो आपका यही आंसर हो गया क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा गया था। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। One of the objectives of the scheme is to improve the overall quality of the existing state higher education institutions, yes, by ensuring their conformity to prescribed norms and standards and adoption of the accreditation as a quality assurance work। बिल्कुल बात ठीक है, ये तो बिल्कुल बात ठीक है। अब बोला है कि न्यू मॉडल डिग्री कॉलेजेस इन डिस्ट्रिक्ट वेयर देयर आर नो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टू बी एस्टैब्लिश्ड। नो, इसमें बोला है न्यू मॉडल डिग्री कॉलेजेस जहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं वहाँ एस्टैब्लिश नहीं है, ये बात गलत है। न्यू मॉडल डिग्री कॉलेजेस वहाँ करने हैं जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन नहीं है।
तो वहाँ पर आपको ये न्यू मॉडल डिग्री कॉलेजेस खोलने हैं, तो ये आपका गलत हो गया। एम्प्लॉयबिलिटी एनहेंसमेंट थ्रू स्किलिंग एंड वोकेशनलाइजेशन टू बी डन, यस बिल्कुल बात ठीक है, तो आंसर वुड बी 1 and 3। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इट वुड प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर कन्वर्जन ऑफ मल्टीपल स्ट्रीम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन, देखिए बिल्कुल बात गलत है। ये बोला कि मल्टीपल स्ट्रीम से सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है, ये बिल्कुल गलत है। इसको क्या करना है, इसको सिंगल स्ट्रीम को मल्टीपल स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये इसका टारगेट है, ना कि मल्टीपल इसको सिंगल में। तो सिंगल से मल्टीपल में करना है, ना कि मल्टीपल से सिंगल में, ये गलत हो गया। अब बोला इंस्टीट्यूशंस वुड बी फैसिलिटेटेड टू फॉर्म अलायंसेज विद पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑफ टीचर्स एंड ट्रेनिंग एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर फॉर रिसोर्स शेयरिंग, बिल्कुल बात ठीक है। यूजीसी का और पंडित मदन मोहन मालवीय का से अलायंस करना है इनको, ठीक है। बोला मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट वुड बी सपोर्टेड एंड प्रायोरिटाइज्ड, बिल्कुल बात ठीक है। तो इसमें आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था, तो ओनली वन वुड बी द आंसर। नाउ वी आर कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट अबाउट इंटरवेंशंस अंडर पीएम जनमन, तो पीएम जनमन क्या है? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। तो इसमें 8000 किलोमीटर ऑफ रोड्स, इसमें क्या, मैं आपको क्या बताया था, 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस, 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस थ्रू 9 मिनिस्ट्रीज, 9 मिनिस्ट्रीज से 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस होने हैं, तो 8000 किलोमीटर रोड होने हैं, बिल्कुल बात ठीक है। बोला वोकेशनल एजुकेशनल एंड स्किलिंग विल बी डन इन 75 एस्पिरेशनल पीवीटीजी ब्लॉक, बिल्कुल बात गलत है। नहीं 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 नहीं, 75 तो पीवीटीजीज का पूरा ख्याल रखेगी पीएम जनमन स्कीम, पर पीवीटीजी ब्लॉक्स की जब एस्पिरेशनल पीवीटीजी ब्लॉक्स की जब बात आएगी, तो ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो कितने पीवीटीजी ब्लॉक्स में होगा? 60 पीवीटीजी ब्लॉक्स में होगा, 60 पीवीटीजी ब्लॉक्स में होगा इन वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किलिंग, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब बोला है देयर इज प्रोविजन ऑफ पक्का हाउसेज ऑफ 1.9 लाख, तो 1.9 लाख ये भी गलत है, क्योंकि जो पक्का हाउसेज कितने लोगों को बनाना है? 4.9 लैक्स इनका टारगेट है, 4.9 लैक्स, ना कि 1. तो ये गलत हो जाएगा। अब बोला इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर्स विल बी डन इन 3000 विलेजेस, बिल्कुल बात ठीक है। तो इंस्टॉलेशन मोबाइल टावर्स विल बी डन इन 3000 विलेजेस, तो आपसे बोला था नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट वुड बी 2 and 3, तो आंसर वुड बी बोथ 2 and 3, ओके जी। नाउ आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल बजटरी आउटले ऑफ प्रोडक्शन लिंक स्कीम फॉर द ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, तो इसका बजटरी आउटले कितना था? 25,938 करोड़, 25,938 करोड़। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर आएगी, हमको ये याद रखना है। अब बोले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये बात ध्यान रखनी। विद रिस्पेक्ट टू रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस on exported products, it is administered by Department of Revenue, बिल्कुल बात ठीक है, it is administered by Department of Revenue. It will operate in budgetary framework for each financial year, बिल्कुल बात ठीक है। अब बोला remission of arrears or contingent liabilities is permissible to be carried over to the next financial, no 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 no, this is wrong। बोला remission of arrears or contingent liabilities permissible to be carried over to, no, it is not permissible, not permissible, ये ध्यान रखना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बोला इट इज इंप्लीमेंटेड थ्रू एंड टू एंड डिजिटाइजेशन ऑफ इश्यूएंस ऑफ रिबेट अमाउंट, तो रिबेट अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ नॉन ट्रांसफरेबल ड्यूटी ई स्क्रिप्ट, ये बोला नॉन ट्रांसफरेबल ड्यूटी, तो ये भी गलत हो गया, बिकॉज इट इज बिकॉज रिबेट अमाउंट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफरेबल ड्यूटी, ट्रांसफरेबल ड्यूटी, ठीक है, ट्रांसफरेबल ड्यूटी होगी, जिसी को हम क्या क्या बोलते हैं? ई स्क्रिप्ट बोलते हैं, और ई स्क्रिप्ट की वैलिडिटी कितनी है? ई स्क्रिप्ट की वैलिडिटी है 1 ईयर, तो आपको ये सब याद रखना है। आपसे नॉट करेक्ट पूछ रहा था, तो सी एंड डी वुड बी द राइट आंसर, तो दिस सी एंड डी वुड बी द राइट आंसर। अब क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो देखिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स की बात कर रहा है, तो ये इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, और इसका बजटरी आउटले कितना है? 25,938 करोड़, ये हमें याद रखना है। इंसेंटिव इज एप्लीकेबल फॉर टोटल 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल स्टार्टिंग फ्रॉम फिस्कल ईयर 2024, बिल्कुल बात ठीक है। इंसेंटिव विल बी अवेल्ड इवन बियॉन्ड फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन, नो नो नो, इंसेंटिव तब तक ही आपको अवेल कर सकते हो टिल 31 मार्च 2028 के बाद कोई आप इसको अवेल नहीं कर सकते, तो दिस इज रॉन्ग। अब क्या बोल रहा है? इट इज ओपन टू एग्जिस्टिंग ऑटोमोटिव कंपनीज एज वेल एज न्यू इन्वेस्टर्स हु आर करंटली नॉट इन ऑटोमोबाइल, बिल्कुल बात ठीक है। तो मैंने आपको बोल रखा था
कि जो OEM है, जो एग्जिस्टिंग OEM है, तो उनके लिए क्या कितना था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10,000 करोड़, ये आपको याद रखना है। जो कंपोनेंट के केस में आ जाते हैं, कंपोनेंट चैंपियन, कंपोनेंट के केस में कितना था, उसके केस में था 500 करोड़। और जो न्यू एंटिटीज आ रही हैं, न्यू नॉन ऑटोमोटिव हैं, उनके लिए क्या था क्राइटेरिया, उनके लिए था 1000 करोड़। ठीक है जी, हमें ये बात याद रखनी है। तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा, 1 and 3 आंसर वुड बी देयर। नाउ वी आर कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में बात कर रहे हैं। द टोटल बेनिफिशियरीज इंक्रीज्ड टू 12.35 crore in September 2023. This is wrong. This is about 10.35 crore I guess. So this is wrong. This is 10.35 crore. तो ये गलत है। बोला 75 लाख एडिशनल LPG कनेक्शन टू बी रिलीज इन 3 years फ्रॉम फिजिकल ईयर 24 से 26। बिल्कुल बात ठीक है कि 24 से 26 में, यानी इन 3 सालों में 75 लाख एडिशनल LPG कनेक्शन टू बी रिलीज्ड। बोला इट डज नॉट प्रोवाइड एनी सब्सिडी। बिल्कुल बात गलत है। ये कितने रुपए, 300 रुपये की सब्सिडी देता है फॉर 12 रिफिल्स। 12 रिफिल्स के लिए 300 रुपये सब्सिडी देता है, तो ये भी बात गलत होगी। आपसे बोला था करेक्ट क्या है, करेक्ट वुड बी ओनली 2। अब आदित्य स्कीम के बारे में बोल रहा है। अब आदित्य स्कीम की कुछ हम देखते हैं क्या। आदित्य स्कीम विल इनकॉर्पोरेट द आइडेक्स प्राइम कैटेगरी ऑफ चैलेंजेस। बिल्कुल बात ठीक है। अ फ्रेश आदित्य चैलेंज फॉर एन एप्लीकेंट विल बी कंसिडर ओनली ऑफ द क्लोजर ऑफ द प्रीवियस चैलेंज दे वर इन्वॉल्वड इन। ये भी बात ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट 50% ऑफ द क्रिटिकल एडवांस टेक्नोलॉजी विल रीच द प्रोडक्शन। ये बिल्कुल बात गलत है। नो नो नो, इट इज नॉट 50%, इट इज 20%। मीन्स 1/5 ऑफ द क्रिटिकल एंड एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप विल रीच द प्रोडक्शनाइजेशन स्टेज। यानी 20%, जो 30 डीप क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज थी ना, तो 30 में से सिर्फ 20% ही प्रोडक्शनाइजेशन स्टेज पर पहुंचेंगे, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इसमें क्या बोला था आपसे, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं ना, तो इनकरेक्ट वुड बी ओनली 3। ओनली 3 वुड बी द इनकरेक्ट, दिस वुड बी द इनकरेक्ट। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट with respect to remission of duties and taxes on exported products. Object is to refund which is currently unrefunded duties, tax levies at central, state and local level borne on exported product. बात बिल्कुल ठीक है। बोल रहा है गवर्नमेंट extended support under scheme for remission of duties and taxes on exported products till 30 जून 2026. This is wrong. Till जून 2024 तक। ठीक है जी, तो 2024 तक ही इसको एक्सटेंड किया गया है, ना कि 2026 तक। तो ये बात गलत हो गई है। बोल रहा है इट हैज रिप्लेस एग्जिस्टिंग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये भी बात ठीक है। आपसे करेक्ट पूछा था, तो विच इज 1 and 3। तो किसको इसने रिप्लेस किया है, MEIS विच इज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अब देखिए क्वेश्चन है कि द स्कीम एम्स टू सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग देम विद अ क्लीन कुकिंग फ्यूल LPG सो दैट दे डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज देयर हेल्थ in smoky kitchens or wander in unsafe areas collecting firewood. This scheme was launched by Honorable Prime Minister on this in बलिया, उत्तर प्रदेश। तो देखिए LPG की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना की बात कर रहा है, ये हमें याद रखना है। अब देखिए बोल रहा है द स्कीम इज इंप्लीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस। बिल्कुल बात ठीक है। माइग्रेंट्स आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू सबमिट राशन कार्ड। नो नो नो, माइग्रेंट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है। उनके लोग क्या देना, उनको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। They have to give only self declaration. Financial support of 1500 for a connection of 14.2. नो, ये भी बात गलत है। मैंने आपको क्या बताया था कि 1600 रुपये का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा फॉर 14.2 और उसके बाद 1150 का मिलेगा फॉर 5 kg सिलेंडर। आपको ऐसे करके मैंने बताया हुआ था, तो याद रखना है 1600 फॉर 14.2, 1150 फॉर 5 kg सिलेंडर। तो इस केस में आपके दोनों गलत हो गए, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था, तो यानी कि 2 and 3 वुड बी द आंसर। तो दिस वुड बी द आंसर। Now we are coming to our next question. It is saying that which of the following components are incorrect with respect to production linked incentive scheme for automobile and auto components. बोला it is only open to existing. No, it is open to both existing and non-existing. ठीक है, तो existing के केस में मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि अगर OEM है तो OEM में उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, OEM में उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10,000 करोड़। ठीक है, और यहीं अगर वो कंपोनेंट के केस में उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 500 करोड़। और अगर वो न्यू है, नॉन ऑटोमोटिव है, और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1000 करोड़। ठीक है, तो ये बात तो इसकी बिल्कुल गलत हो गई। बोला इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। बिल्कुल बात ठीक है। OEM और कंपोनेंट, ये बिल्कुल ठीक है। बोला अप्रूव्ड एप्लीकेंट शैल बी एलिजिबल फॉर बेनिफिट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स। हाँ, ये बात ठीक है। आपको ये पता करना है कि ये जो 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स हैं, ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं, आपके फिजिकल ईयर 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं।
पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो डिसबर्समेंट है, डिसबर्समेंट आपका कब से इनिशिएट होगा? डिसबर्समेंट आपका होगा इनिशिएट फिजिकल ईयर 2025 तक, और ये जो स्कीम है वो कब तक आप लाभ उठा सकते हैं? आप लाभ उठा सकते हैं 31 मार्च 2028 तक। 31 मार्च 2028 तक ही आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा था? विच इज आर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट इज ओनली वन, तो ओनली वन वुड बी द आंसर। नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना टारगेट्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीएम भारतीय जन औषधि केंद्रास। तो भारतीय जन औषधि केंद्रास को कितने से इंक्रीज करने की बात कर रहा है, बताइए। उसके बाद हम बात करते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बोल रहा है। अ कोलेटर फ्री लोन इंटरेस्ट इज अवेलेबल फॉर हाउसहोल्ड टू रिसीव रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर अप टू 3 किलोवाट। बिल्कुल बात ठीक है। एवरी डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री विल हैव अ मॉडल सोलर विलेज टू डेमोन्स्ट्रेट द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूफटॉप सोलर। बिल्कुल बात ठीक है। द प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एडिशनल 300 गीगावाट, ये बात गलत है, ये 30 गीगावाट ऐड करेगा ऑफ सोलर कैपेसिटी थ्रू रूफटॉप सोलर इन द रेसिडेंशियल सेक्टर। तो ये बात गलत हो गई। तो आपसे करेक्ट वंस पूछा था, तो 1 and 2 वुड बी द राइट आंसर। अब बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आरपी तुआस। द स्कीम, तो आरपी तुआस कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। अब क्या बोला? द स्कीम ऑफर्स एन इंसेंटिव ऑफ 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट वेयर। देखिए ये किस क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? मैंने आपको बताया था अगर लेस देन 50 करोड़ अगर टर्नओवर है तो आपको 20% इंसेंटिव मिलना है। 50 से 250 के करोड़ में आपको मैंने बताया था 15% मिलना है, और 250 से मैंने आपको बताया था 500 करोड़ में आपको 10% मिलना है। ये क्वेश्चन उस पर बेस्ड है। द स्कीम ऑफर्स इंसेंटिव ऑफ 20% इन्वेस्टमेंट टू फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विद एन एवरेज टर्नओवर ऑफ लेस देन 50 करोड़। तो लेस देन 50 करोड़ पे 20% है, बिल्कुल बात ठीक है जी। अब फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद टर्नओवर बिटवीन 50 से 250 करोड़ से इज एलिजिबल फॉर 15%, बिल्कुल बात ठीक है। द मैक्सिमम इंसेंटिव दैट कैन बी अवेल्ड per unit under the scheme is 2 crore. No, the maximum incentive is 1 crore in आरपी तुआस। ध्यान रखना है 1 करोड़ है आरपी तुआस में, तो गलत हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा था? आपसे करेक्ट आंसर्स पूछा है ना, तो करेक्ट वुड बी 1 and 2 ओनली। बोला नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स पाम प्लान्स टू इंक्रीज ऑयल पाम कल्टीवेशन 1.7 to 1.8 बिलियन हेक्टेयर्स बाय फिजिकल ईयर 2030। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि 1 मिलियन हेक्टेयर तो उनको करना है कब तक? 1 मिलियन हेक्टेयर करना है उनको बाय फिजिकल ईयर 2026 तक, और 1.7 to 1.8 मिलियन उनको करना है कब तक? बाय फिजिकल ईयर 2030 तक। 2030। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्या बोल रहा है? ओनली द बीपीएल राशन कार्ड विल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज। नो, ये बात गलत है, चाहे बीपीएल हो एपीएल, ऐसा नहीं है। राशन कार्ड का बस वो है कि उनको देखना है कि फैमिली कंपोजिशन कितना है। ठीक है। बोला आधार बेस्ड ई-केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर एनरोलमेंट एक्सेप्ट इन असम एंड मेघालय। तो असम और मेघालय के अलावा, बिल्कुल बात ठीक है, आधार बेस्ड ई-केवाईसी बिल्कुल होनी चाहिए। इन केस ऑफ नो अडल्ट फीमेल मेंबर a joint LPG connection can be issued in the name of the eldest male family member along with the minor female member of the house। ये बात बिल्कुल गलत है। ये बोल रहा है कि अगर आपके में कोई एडल्ट फीमेल नहीं है तो मेल फैमिली मेंबर के नाम पे अलॉन्ग विद माइनर फीमेल के नाम पे आप एलपीजी कनेक्शन ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलपीजी कनेक्शन विल नॉट बी इशूड इफ कैन नॉट बी इशूड इफ एडल्ट फैमिली मेंबर इज नॉट देयर, कैन नॉट बी इशूड इन दिस केस। अगर एडल्ट फैमिली फीमेल नहीं है तो आपको एलपीजी कलेक्शन नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। आपसे क्या बोला था? इनकरेक्ट बोल रहा है, तो इनकरेक्ट वुड बी 1 and 3, तो 1 and 3 वुड बी द इनकरेक्ट। अब बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम। तो उसके केस में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट पूछ रहा है। तो ओके, इट एम्स टू इंक्रीज द एरिया अंडर द कल्टिवेशन फॉर ऑयल पाम बाय एडिशनल एरिया ऑफ 5 lakh hectares। It aims to increase the area under the cultivation of oil palm by area of 5 lakh hectares। तो ये बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि 5 लाख नहीं है, विच इज बेसिकली 10 lakh hectares। 1 मिलियन को बोलते हैं 10 लाख, तो 1 मिलियन कितना हो जाएगा? 1 मिलियन हेक्टेयर वुड बी 10 lakh hectares। तो 10 लाख हेक्टेयर्स को इनको इंक्रीज करना है बाय फिजिकल ईयर 2026। टेन्योर ऑफ द स्कीम इज फ्रॉम 2022 to 2028। दिस इज रॉन्ग। टेन्योर इतना नहीं है इसका। टेन्योर इसका है सिर्फ आई गेस 5 साल है इसका टेन्योर।
तो ये उसके हिसाब से 22 से 26 होना चाहिए, तो 22 से 28 नहीं होगा। स्पेशल फोकस इन नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आपसे बोला था करेक्ट, तो करेक्ट वुड बी ओनली 3। अब बोल रहा है evaluate the following statements based on the eligibility criteria for IDEX partner incubators under the ACING development of innovative technologies with IDEX, which is Aditi scheme के बारे में बात कर रहा है। Identify the correct ones. PI should be registered in India as a legal entity, तो बिल्कुल बात ठीक है। PI should not have received ongoing grant, no no no। जो प्रिंसिपल जो आपके इंक्यूबेटर्स हैं, पार्टनर इंक्यूबेटर्स हैं, उनको दे शुड हैव रिसीव्ड द ग्रांट फ्रॉम, तभी उनको पार्टनर इंक्यूबेटर्स बोलेंगे अगर उन्होंने ग्रांट एक्सेप्ट किया होगा और वो लीगल एंटिटी होंगे तो दिस इज नॉट राइट। दे मस्ट हैव एक्सेप्टेड द ग्रांट, दे मस्ट हैव रिसीव्ड द ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देन ओनली दे विल बी नोन एज पार्टनर इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर्स मस्ट हैव बीन इन ऑपरेशन फॉर मिनिमम ऑफ 5 years बिफोर द एप्लीकेशन फॉर एफिलिएशन, बिल्कुल बात ठीक है जी। 5 years में उन्होंने 10 स्टार्टअप उन्होंने कम से कम किए हों, यही इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आपको क्या बताना था, आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस, तो 1 and 3 वुड बी द करेक्ट वंस। अब बोले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इट एम्स टू लाइट अप 1 crore हाउस होल्ड, बिल्कुल बात ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग अप टू 500 यूनिट्स, नो नो नो, बाय प्रोवाइडिंग अप टू 300 यूनिट्स, तो जिस 300 यूनिट्स होगा तो ये गलत हो जाएगा। It targets investment of over 50,000 crore, not over 50,000 crore, it is over 75,000 crore, और to be precise कितना है exactly 75,021 करोड़, तो this is wrong। Urban local bodies and panchayat shall be incentivized to promote rooftop solar system in their jurisdiction, बिल्कुल बात ठीक है। तो आपसे क्या बोला था, incorrect, तो incorrect would be 1 and 2। अब बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू आदिति स्कीम के बारे में बात कर रहा है। An applicant is eligible to receive a grant covering 50% of the project development budget with a maximum of 25 करोड़, बिल्कुल बात ठीक है। 50% अप टू 25 करोड़ आपको मिल जाएगा, आदिति स्कीम है, बिल्कुल बात ठीक है जी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट अंडर द स्कीम आर रिफर्ड टू एज आदिति चैलेंजेस एंड ई चैलेंजेस कैन सपोर्ट अप टू 2 winners, बिल्कुल बात ठीक है। जो प्रॉब्लम्स हैं डिफेंस सेक्टर्स में उसको आदिति चैलेंजेस बोला गया है, और इट कैन ई चैलेंज कैन सपोर्ट अप टू 2 winners, तो 2 विनर एक चैलेंज में हो सकते हैं, बिल्कुल बात ठीक है जी। एन एप्लीकेंट कैन बी अवॉर्डेड मैक्सिमम 2 आदिति चैलेंजेस एट अ टाइम, ये बात गलत है। एक एप्लीकेंट को एक बार में एक आदिति चैलेंज मिलेगा, 1 आदिति चैलेंज एट अ टाइम, ठीक है जी। और जब वो एक खत्म कर लेंगे तब उसके बाद उनको दूसरा चैलेंज मिलेगा। तो आपसे क्या पूछा गया था, आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस वुड बी 1 and 2। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोलते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीएम जनमन। पीएम जनमन के बारे में बोल रहा है, इट कंप्राइजेज बोथ सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, बिल्कुल, बिकॉज दिस इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। तो अब आपसे क्या बोल रहा है, तो द टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन इज 15,336 करोड़, ये बात गलत है। जो 15,336 करोड़ है ये है सेंटर का, ठीक है, सेंट्रल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और जो ये डायरेक्ट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के में से देंगे। जो टोटल है आपका, टोटल था 24,104 करोड़, 24,104 करोड़ है पीएम जनमन का, जिसमें 15,336 करोड़ है आपका सेंटर का अलोकेशन, जो कि डीएपीएससी से वो लोग भरेंगे। पोर्टल ऑन पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म टू बी यूज फॉर रीचिंग आउट एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ पीएम जनमन, बिल्कुल बात ठीक है। तो पीएम जनमन का जो पोर्टल है वो कहाँ पर किस प्लेटफॉर्म पे किया गया है, पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म पे किया गया है। तो आपसे क्या बोला था, करेक्ट वुड बी 1 and 3, करेक्ट वुड बी 1 and 3, so this is right। Now we are coming to our next question, which of the following is not the component of remission of duties and taxes on exported product। तो किसका कंपोनेंट नहीं है, रोड टैप का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, ये आपसे पूछ रहे हैं, विच इज नॉट द कंपोनेंट। तो रिम्बर्स इनपुट टैक्स एंड ड्यूटीज, ये इसका कंपोनेंट है। WTO कंप्लाइंट, बिल्कुल है। मैनुअल रिफंड नोट, दिस इज नॉट, मैनुअल नहीं है, दिस इज एक्चुअली ऑटोमेटिक रिफंड रूट, दिस इज ऑटोमेटिक रिफंड रूट, तो इट इज नॉट मैनुअल रिफंड रूट, दिस इज ऑटोमेटिक रिफंड रूट, तो ये गलत हो गया। अवॉइड डबल टैक्सेशन, अटेम्प्ट टू रिवर्स एक्सपोर्ट फोल्ड, दिस इज नॉट द कंपोनेंट। बेस्ड ऑन रिवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस की, आरपी तुआस की बात कर रहा है। एनी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड यूनिट विद अ टर्नओवर ऑफ लेस देन 500 करोड़ दैट रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी इज एलिजिबल, बिल्कुल बात ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज गिवन प्रायोरिटी, बिल्कुल बात ठीक है। The scheme provides subsidies on a traditional credit link approach rather than reimbursement basis, ये this is wrong, this is it, ये बोल रहा है कि it provides subsidies on credit link approach rather than reimbursement basis, no, it provides subsidies on reimbursement basis। तो सब्सिडी किस बेसिस पर देता है आरपी तोआस में, ऑन रिइम्बर्समेंट बेसिस पर देता है, हमें ये बात ध्यान रखनी है, ऑन रिइम्बर्समेंट बेसिस पर ये सब्सिडीज देता है, ठीक है जी। ओके, ये भी हो गया। तो इसमें आपसे क्या बोल रहा है,
तो आपसे करेक्ट पूछा था ना, करेक्ट वुड बी 1 and 2, तो करेक्ट वुड बी 1 and 2। अब आते हैं एनएमई ओपी में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट पूछ रहा है स्टेट गवर्नमेंट में इंक्लूड एक्टिविटीज अंडर फ्लेक्सी फंड विच आर नॉट कवर्ड एज इंटरवेंशन अंडर प्रोग्राम एनएमई ऑयल पाम विद इन 10% ऑफ टोटल लोकेशन। बिल्कुल बात ठीक है। तो जो एक्टिविटीज एनएमईओ ओपी में नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स उसको फ्लेक्सी फंड में डाल सकती हैं विद इन 10% ऑफ टोटल अलोकेशन, ये मैंने बताया हुआ है। बिल्कुल बात ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गिव प्राइस एश्योरेंस टू ऑयल फार्मर्स फॉर फ्रेश फ्रूट बंचेस एज वायबिलिटी प्राइस, तो वायबिलिटी प्राइस इनको देना है टू गिव प्राइस एश्योरेंस टू ऑयल पाम फार्मर्स। बिल्कुल बात ठीक है। तो वायबिलिटी प्राइस आपको याद रखना है। सनसेट क्लॉज क्या बोला है, सनसेट क्लॉज इज फॉर द स्कीम स्टिल नवंबर 2030, नो इट इज नॉट टिल नवंबर 2030, इट इज टिल 2037। ओके, सो दिस इज रॉन्ग। तो 1 and 2 would be the right, तो आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट वुड बी ओनली 3। अब बोला द ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन आर सोल्ड, तो ठीक है, पीएम बीजेपी के बारे में बात कर रहा है, भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में हम समझ गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। इन 2014 द जन औषधि स्कीम हैज बीन रिविजिटेड एंड रीनेम्ड एज पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना। नो, 2014 में इसका नामकरण नहीं हुआ, इसका पीएम बीजेपी का इसका नामकरण हुआ है 2016 में। ठीक है जी। तो वैसे तो जन औषधि योजना था, जन औषधि स्कीम थी, जन औषधि स्कीम थी कब, 2006 में, 2008 में जन औषधि स्कीम थी। उसके बाद इसका नामकरण हुआ जन औषधि योजना। जन औषधि योजना जब इसका नामकरण हुआ वो हुआ 2015 में। उसके बाद फिर इसका नाम पड़ा पीएम बीजेपी, और पीएम बीजेपी इसका नाम पड़ा फिर 2016 में, हमें याद रखना है। बोला पीएमबीआई इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, बिल्कुल बात ठीक है। पीएमबीआई इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब बोल रहे क्या, द मेडिसिन लिस्टेड ऑन द प्रोडक्ट लिस्ट ऑफ पीएमबीजेपी आर प्रोक्योर्ड ओनली फ्रॉम WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, WHO GMP सर्टिफाइड सप्लायर, बिल्कुल बात ठीक है। करेक्ट पूछ रहा था, तो करेक्ट वुड बी बी एंड सी, तो सी वुड बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पीएम जनमन, तो पीएम जनमन के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट पूछ रहा है। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो बताते हैं। बोला सेंट्रल शेयर ऑफ द स्कीम प्रोवाइडेड फ्रॉम डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, बिल्कुल बात ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम इज कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ 50 PVTG ग्रुप्स रिसाइडिंग इन 18 टेरिटरीज एंड 1 यूनिट, ये गलत है कि दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ 75 PVTG ग्रुप्स, तो 75 PVTG ग्रुप से ध्यान रखिएगा। इट विल फोकस ऑन 9 क्रिटिकल इंटरवेंशन थ्रू 11 मिनिस्ट्री, बिल्कुल बात गलत है। 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन थ्रू 9 मिनिस्ट्रीज, ठीक है, 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन थ्रू 9 मिनिस्ट्रीज, ये हमें याद रखना है। तो आपसे क्या पूछा गया था, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट वुड बी 2 and 3, तो डी वुड बी द आंसर। बोला रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स रेट्स विल बी नोटिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी, तो जो रोड टैप के रेट्स है वो कौन सी कमेटी के द्वारा रिकमेंड की नोटिफाइड किए जाते हैं, दिस इज फॉर द जीके पिलाई कमेटी, जीके पिलाई कमेटी वुड बी द आंसर। अब बोल रहा है द कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, चूज द करेक्ट वंस। ओके, the scheme aims to install rooftop solar system and provide free electricity up to 300 units every month for 1 crore household, बिल्कुल बात ठीक है। The financial outlay is for the scheme is 75,021 crore, ये भी बात ठीक है। Central financial assistance for residential rooftop solar under scheme is capped at 2 kilowatt for each household, no this is capped at 3 kilowatt, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट वंस पूछना था, 1 and 2 would be the correct answers। अब बोला था ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन, तो पीएम बीजेपी के बारे में बात कर रहा है, ये मुझे पता चल गया। तो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, ठीक है जी। जब मैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ गया, मैंने देखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट पूछ रहा है। तो द इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू द केंद्र ओनर्स हैज बीन एनहेंस्ड अप टू 5 लाख, तो ठीक है, पहले 2.5 लाख था, 2.5 लाख से अब इन्होंने कितना कर दिया, 5 लाख, तो इंसेंटिव कितना हो गया पीएम बीजेपी का, 2.5 लाख से 5 लाख। एडिशनल वन टाइम इंसेंटिव ऑफ 1 लाख हैज बीन अप्रूव फॉर स्टोर्स ओपन इन स्पेसिफाइड एरिया, नो एडिशनल उनको कितना, 2 लाख, एडिशनल 2 लाख फॉर स्पेसिफाइड एरिया एंड स्पेसिफिक कैटेगरी, तो ये गलत हो गया। पीएम बीजेपी केंद्र रन बाय वुमेन दिव्यांग एससी एसटी गेट्स एन अमाउंट ऑफ 2 लाख एज स्पेशल इंसेंटिव, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ए और सी इस केस में आपका सही हो जाएगा, और आपसे सही पूछा गया था, करेक्ट पूछा गया था, तो ए एंड सी इस केस में सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे MCQs खत्म हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इस स्कीम्स का सेकेंड पार्ट में। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, घर वालों से भी सब्सक्राइब करवा दो यार। तो इसी के साथ हम लोग अलविदा करते हैं और मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, बाय।